बच्चों, कैसे हो सब लोग? I hope everyone is doing fine. So today we are going to talk about the tools of recombinant DNA technology. लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे recombinant DNA टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी लिए थे। एंड आज तो हम लोग टूल्स ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। So if I talk about tools of recombinant DNA technology, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? अगर मैं बोलूं टूल्स ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर आता है एंजाइम्स, फिर आता है वेक्टर्स, फिर आता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द enzymes that are used in the tools of recombinant DNA technology or the enzymes that are used in the creation of recombinant DNA molecule। तो अगर हम लोग enzymes में देखें क्या क्या आता है, तो enzymes में आते हैं lysing enzymes, फिर आता है क्लीविंग एंजाइम्स, फिर आता है लाइगेसेस। सो व्हाट इज लाइजिंग एंजाइम? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लाइजिंग एंजाइम्स। अब ये लाइजिंग एंजाइम्स क्या होते हैं? नाम से ही समझ आ रहा होगा, लाइजिंग का मतलब क्या होता है? लाइसिस, राइट? और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। नाउ ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? Breakdown of cell. So the enzymes that are required to break open the cell are known as lysing enzymes. Break open the cells. अभी अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में आता है लाइसो। अब ये जो लाइसोजाइम्स है वो बैक्टीरियल सेल को तोड़ने में हेल्प करता है। अगर मैं अभी बोलूं कि लाइसिंग एंजाइम्स या लाइसोजाइम्स हम लोगों को शरीर में भी प्रेजेंट होता है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन ह्यूमन बॉडी, टेयर्स मतलब आंसू, सलाइवा, स्वेट, इनमें लाइसोजाइम्स प्रेजेंट रहता है। इफ आई talk about how these lysoenzymes break the bacterial cell, तो क्या होता है? बैक्टीरियल सेल में मोस्टली प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है। अभी प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। तो अगर हम लोगों को उसको एक्सट्रैक्ट करना है या हम लोगों को डिजायर्ड प्लाज्मिड लेना है बैक्टीरियल सेल से, वी हैव टू ब्रेक ओपन द बैक्टीरियल सेल। तो क्या करता है लाइसोजाइम्स? लाइसोजाइम्स पहले जो बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, वो फॉर्म होता है, मेड अप होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। लाइसोजाइम क्या करता है? पहले ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है उसको ब्रेक करता है। ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक bonds or glycosidic linkages, the peptidoglycan gets also broken down. जब ये दोनों ही ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो सेल है वो भी ब्रेक ओपन हो जाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्लांट सेल, ओके, प्लांट सेल के बारे में अगर बात करें, तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। तो इसको ब्रेक डाउन करने में कौन हेल्प करता है? इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है पेक्टिनेजेस and cellulases. Okay. If I talk about fungal cell जो होता है उसको ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है? फंगल सेल जो होता है उसमें उसके सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है। सो द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन को ब्रेक करने में हेल्प करता है काइटिनेजेस।
बारे में बात करें, ओके, सो एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है? नहीं प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल में सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहता है, राइट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जो प्रोटीन्स और लिपिड से बने हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं प्रोटीनेजेस एंड लाइपेजेस, जो कि लिपिड्स को ब्रेक करते हैं, ओके। सो ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? घर के अंदर तो ऑब्वियसली नहीं हो रहे होंगे। सो दिस एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर डन इनसाइड द लैब, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर में ये सब एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। So we came to know about the lysing enzymes or lysozymes, how they work. Now we will continue with restriction enzymes or cleaving enzymes, which is the most important tool or most important enzyme in the recombinant DNA technology. So let's continue with cleaving or restriction enzymes. अभी क्लीविंग का मतलब क्या होता है? क्लीविंग का मतलब होता है स्प्लिट करना, राइट? तो the enzymes that break the DNA molecules into fragments by cleaving the phosphodiester bonds are known as cleaving enzymes. These enzymes are also known as restriction enzymes. Why these enzymes are also known as restriction enzymes? Restriction का मतलब क्या होता है? Restriction का मतलब होता है restrict करना. So these enzymes also restricts the growth of certain viruses by cutting the viral DNA and also takes part as the defense system in the bacterial DNA. अभी डिफेंस सिस्टम का कैसे ये पार्ट होता है उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में कि कैसे दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड। तो अगर हम लोग इसका हिस्ट्री देखें तो क्या हुआ था? Scientists found out that certain bacteria has the ability to restrict the growth of certain viruses. Certain viruses यहाँ पर बैक्टीरियोफेज को बोला गया है। अभी बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है? These are the viruses that infect the bacterial cell. तो क्या हुआ था? In the year of 1963 साइंटिस्ट लोगों ने देखा ई कोलाई के अंदर जो बैक्टीरियोफेज था उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो रहा था। उसका ग्रोथ जो था वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एंजाइम्स। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? ये दो जो एंजाइम थे उसको आइसोलेट किया। जब साइंटिस्ट लोगों ने ये दो एंजाइम को आइसोलेट किया तो एक एंजाइम था जो कि बैक्टीरियल डीएनए में मिथाइलेशन कर रहा था और एक एंजाइम था जो कि वायरल डीएनए में कट कर रहा था। वन एंजाइम था जो मिथाइलेशन कर रहा था जिसका नाम था मिथाइलेस, और एक एंजाइम था जो कि वायरल डीएनए को कट कर रहा था और उसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। लेकिन इसको देखने से पहले दो चीज आप लोगों को जाननी चाहिए जो कि नीट में लगातार क्वेश्चन आया है, बहुत बार इसका क्वेश्चन लगातार आए है। तो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट वाज डिस्कवर्ड वाज Hindu. The first discovered restriction endonucleases. और in the year of 1972
स्टैनली कोहेन, 2 साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। उन दोनों ने क्या किया, दे created the first recombinant DNA। ऐसे लिख रही हूँ उसको, शॉर्ट फॉर्म recombinant DNA। ओके, ये दो चीज याद रखना, नीट में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ई कोलाई है उसमें कैसे बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कॉज करता है। सोचो, ये एक ई कोलाई का सेल है, ये इसका सेल 1, ओके, ये उसका सेल 1। अभी इसके अंदर ये जो पार्ट है ये है उसका डीएनए, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। अभी एक बैक्टीरियोफेज आया, ठीक है, देख रहे हो ना सब लोग, एक बैक्टीरियोफेज आया, यहाँ पे बैठा, उसका वायरल डीएनए कंटेंट, ओके। ये बैक्टीरियोफेज है, ये उसका टेल पार्ट है, ये उसका हेड पार्ट है, और ये अंदर उसका वायरल डीएनए है। क्या करेगा, जब बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के ऊपर या ई कोलाई सेल के ऊपर आके अटैच होगा, उसका जो टेल दिख रहा है ना, स्पाइडर लेग जैसा जो पार्ट है, वो ड्रिलिंग मशीन जैसा काम करेगा। तो जब वो ड्रिलिंग मशीन जैसा काम करेगा, वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का सेल वन है ना, उसमें होल क्रिएट करेगा। ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक होल क्रिएट करेगा। चलो देखते कैसे होता है वो। तो यहाँ पर देखो एक होल क्रिएट कर दिया। अभी बैक्टीरियोफेज यहाँ आएगा, मतलब पहले से ही वो अटैच था, तो क्या करेगा, मैंने क्या बोला था, उसके अंदर वायरल डीएनए कंटेंट है, वो इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेगा, और ये बैक्टीरिया का डीएनए। अब ये जो वायरल डीएनए गया बैक्टीरिया के अंदर, वो उसका तो खुद का नहीं है, मतलब वो बाहर से आया, तो ये क्या होगा, फॉरेन डीएनए होगा, ठीक है। वायरल डीएनए तो होगा ही, प्लस ये फॉरेन डीएनए भी होगा। अभी ये जो फॉरेन डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर आया, वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं लगता, ना वो खुद का कुछ लगता है, तो उसको तो वो खातिरदारी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ई कोलाई के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड मिथाइलेज प्रेजेंट होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, जो ये वायरल डीएनए है इसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा या मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा बाय कटिंग अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। करने के बाद जो वायरल डीएनए है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ग्रोथ करने से। अभी जो बैक्टीरियल डीएनए है उसमें साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मिथाइलेज एंजाइम काम करेगा। मिथाइलेज एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरियल डीएनए को मिथाइलेट करेगा, मिथाइलेशन होगा बैक्टीरियल डीएनए में। तो जब सीक्वेंस में मिथाइलेशन हो गया, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। अभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, मैम वायरल डीएनए में कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, चलो मान लिया कर रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बैक्टीरियल डीएनए में सेम सीक्वेंस प्रेजेंट हो, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ही प्रेजेंट हो जिसको वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज कर रहा हो। तो बैक्टीरियल डीएनए को क्यों कट नहीं कर रहा है, बस वायरल डीएनए को ही कट कर रहा है। तो क्या होता है, मैंने क्या बोला, साइमल्टेनियसली मिथाइलेशन भी हो रहा है मिथाइलेज एंजाइम के द्वारा। तो क्या होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए में सीक्वेंस होगा, डीएनए सीक्वेंस, अगर मान लो वहां पर स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट भी हो, मिथाइलेशन के वजह से वो स्पेसिफिक सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। इसी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और बैक्टीरियल डीएनए का कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन वायरल डीएनए का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कैसे बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है ई कोलाई को। अभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है that belong to a large class of enzymes named nucleases. Nucleases क्या होता है, nucleases are those enzymes that break the nucleic acids. अब ये जो nucleases होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेसेस
और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। अभी जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड। हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये देखा था, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ अटैच रहता है। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए को कट करेगा, कट द डीएनए एट द एंड। और ये जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा? कट द डीएनए इंटरनली। तो क्या होगा एक्चुअली? इट ब्रेक्स द टर्मिनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। क्या करता है? टर्मिनल फॉस्फोडाइएस्टर, पीडी लिख रही हूं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। और ये क्या करता है? एंडोन्यूक्लियस इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा होता है। ठीक है, इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर को ब्रेक करता है। अभी अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड का चेन देखें, सिंपल चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम लोग वैसा एक चेन देखें, एक चेन, ओके, 5 प्राइम में क्या प्रेजेंट रहता है? फॉस्फेट ग्रुप, राइट? 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद और एक न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद और एक न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। और 3 प्राइम में क्या प्रेजेंट रहता है? OH ग्रुप, राइट? अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा नंबर में है? 1 नंबर, देन 2, देन 3, देन 4। ओके, अभी अगर हम लोग ये 1 और 2 के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करना चाहे तो हम लोग कौन से न्यूक्लियस को यूज करेंगे? तो हम लोग एक्सोन्यूक्लियस को यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज एक्सोन्यूक्लियस ब्रेक द टर्मिनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। अभी अगर हम लोग 2 और 3 के बीच या 3 और 4 के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसको ब्रेक करना चाहे तो हम लोग यूज करेंगे एंडोन्यूक्लियस। Why? Because endonucleases break the internal phosphodiester bonds। ये समझ आया? उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो एंडोन्यूक्लियस है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होता है साइंस में या जेनेटिकल, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें। और हम लोग के बुक में भी एंडोन्यूक्लियस के बारे में बहुत बोला गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे एंडोन्यूक्लियस के बारे में और ज्यादा। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, वो भी 2 टाइप्स के ही होते हैं। एक होता है जनरल एंडोन्यूक्लियस और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी ये जो जनरल एंडोन्यूक्लियस होता है ना, एंडोन्यूक्लियस तो इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, लेकिन ये क्या करता है? स्पेसिफिक कोई इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को नहीं ब्रेक करता। कोई भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इंटरनली प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर देता है। बट ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग द डीएनए सीक्वेंस। ओके, इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसमें आता है इको R1। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इको R1 के बारे में कि इको R1 का कौन सा रिकॉग्नाइजिंग साइट है, कैसे वो कट कर रहा है। सो इको R1, इसका अगर हम लोग रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस देखें तो इसका रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस है GAATTC, which is consist of 6 base pairs। एक चीज जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस है उसका बेस पेयर 4 to 8 बेसिकली वेरी करता है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो 6 बेस पेयर,
तो हम लोग क्या जानते हैं, 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर कंप्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर GAATTC और नीचे से भी अगर लिखे तो GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड फ्रॉम हियर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर और भी बहुत सारे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो सकते हैं। सो वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। अभी अगर हम लोग ये चीज देखें, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर वाले स्ट्रैंड में GAATTC, सेम वे नीचे वाले स्ट्रैंड में GAATTC। लग रहा है ना सेम सीक्वेंस में जा रहा है। दिस सीक्वेंस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। So what is palindromic sequence? Palindromic sequence is a sequence where 2 strands of DNA are read as same when read in both forward and backward direction, either 5 prime to 3 prime or 3 prime to 5 prime। मतलब अगर हम लोग ऊपर वाले स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेंगे तो नीचे वाले स्ट्रैंड में भी हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी रीड करेंगे, तो दोनों सीक्वेंस सेम दिखेंगे। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी हम लोग देखेंगे कि इको R1 कैसे कट करके फ्रेगमेंट्स बना रहा है। अभी देखो ये क्या करता है, इस पूरा जो सीक्वेंस है रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, उसमें पूरा में कट नहीं लगाता है। वो क्या करता है, स्पेसिफिकली G और A के बीच में कट लगाता है। अभी अगर हम लोग इस 2 पॉइंट्स को जोड़ दें, ठीक है, डॉट्स के साथ जोड़ दें, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है या टेढ़ा लाइन जा रहा है? ऑफ कोर्स टेढ़ा लाइन जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कट। मतलब स्ट्रेट कट नहीं हो रहा है बट ऑब्लिक कट हो रहा है। और इको R1 एक चीज देखना, सेंटर में कट नहीं कर रहा है, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर वो कट कर रहा है। तो जब कट कर रहा है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे G और A के बीच में कट कर रहा है तो ये अलग हो गया और G अलग हो गया। अभी G और A के बीच में यहाँ पर कट कर रहा है तो ये वाला जो साइड है वो अलग हो जाएगा और G अलग हो जाए तो क्या निकलेगा फ्रेगमेंट में, हम लोगों को क्या दिखेगा, ये देखो AATTC from 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड नीचे हम लोगों को मिलेगा, देखो C के नीचे G है तो G यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, अगर हम लोग इस साइड का देखें तो देखो ये क्या है, AATTC अलग हो गया जो G से, AATTC और यहाँ पर C के ऊपर सीधा क्या है, G। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसको हम लोग स्टिकी एंड्स बोलते हैं। देखो AATT ऐसे जो है और इसके ठीक नीचे कोई कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री कोई सीक्वेंस नहीं है ठीक नीचे, ठीक है, A और T के नीचे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स। सो द इको R1 produces sticky ends by cutting the DNA sequence in an oblique cut, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टिकी एंड्स को जो 5 प्राइम के साइड में हो रहा है उसको 5 प्राइम ओवरहैंग्स भी बोलते हैं और 3 प्राइम के साइड में जो होता है उसको 3 प्राइम और 3 प्राइम के जो साइड में हो रहा है उसको हम लोग 3 प्राइम ओवरहैंग्स भी बोलते हैं। नाउ वी केम टू नो अबाउट द इको R1, बट इको R1 मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो वो क्या सिर्फ स्टिकी एंड्स ही प्रोड्यूस करता है? नहीं, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जैसे कि H3 के अलावा भी बहुत सारे एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं जो कि ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय कटिंग द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ स्ट्रेट कट। तो क्या करता है, इसका जो रिकॉग्नाइज्ड सीक्वेंस होता है वो होता है GGCC और 4 बेस पेयर का होता है। मैंने पहले भी बोला था यूजुअली 4 to 8 बेस पेयर में वो मतलब 4 to 8 बेस पेयर में वो वेरी करता है। तो अगर हम लोग देखें डीएनए का स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड्स GGCC और नीचे भी GGCC, यहाँ पर भी देख सकते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, अभी क्या करता है, ये जो H3 है वो एकदम सेंटर
सेंटर में कट लगाता है। अगर सेंटर में कट लगाएगा तो स्ट्रेट कट फॉर्म होगा। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेट कट जो फ्रैगमेंट्स फॉर्म होता है, और देखो फ्रैगमेंट जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर एकदम बीच में लगा है कट, तो यहाँ पर सी सी नीचे जी जी, और यहाँ पर भी जी जी नीचे सी सी, 5.3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी यहाँ पर भी 5.3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉर्म हो रहा है। तो स्ट्रेट कट के वजह से कोई स्टिकी एज फॉर्म नहीं हुआ, तो स्ट्रेट कट के वजह से कहाँ फॉर्म हुआ, फॉर्म हुआ ब्लंट एंड्स। अभी हम लोग देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, ओके, कि इको R1 या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे हो रहा है। चलो हम लोग लेते हैं इको R1। यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेटर होता है ना, फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। क्या इंडिकेट करता है, जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। इको मतलब इश्चेरिशिया कोलाई, तो जीनस यहाँ पर कौन सा है, इश्चेरिशिया, ओके। अभी ये जो को है, द सेकेंड एंड थर्ड लेटर इंडिकेट द स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ द बैक्टीरिया। और स्पेसिफिक एपिथेट कौन सा है यहाँ पर, कोलाई, ई कोलाई का कोलाई। अभी आर क्या है, आर होता है स्ट्रेन, मतलब कौन से स्ट्रेन, बैक्टीरिया के स्ट्रेन से ये जो हम लोगों का इको R1 है वो एक्सट्रैक्ट किया गया था। इट डिनोट्स द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। और ये जो इको R1 था ना, वो कौन से स्ट्रेन से लिया गया था, it was extracted from the RY13 strain। अभी जो I है यहाँ पर, ठीक है, ये फिफ्थ लेटर जो है, it indicates the isolation order। ये क्या इंडिकेट करता है, आइसोलेशन ऑर्डर, ठीक है। आइसोलेशन ऑर्डर मतलब क्या, कुछ अगर डिस्कवर होता है उसका मतलब उसके बारे में कोई जान पाया है, उसको डिस्कवर किया है। लेकिन आइसोलेशन का मतलब होता है किसी भी एंजाइम से, किसी भी मतलब बैक्टीरिया से इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करना इन द प्योर फॉर्म, सो दैट इज नोन एज आइसोलेशन। कब पहले कौन सा आइसोलेट हुआ, सेकेंड कौन सा आइसोलेट हुआ, ऐसे। अभी हम लोग जानेंगे लाइगेसेस के बारे में। हम लोगों ने देख लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट कर रहा है डीएनए को, स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज कर रहा है कैसे, वो सब देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे लाइगेसेस के बारे में। लाइगेसेस क्या कर रहा है, लाइगेसेस के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। लाइगेसेस क्या करता है, जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स में हेल्प करता है। हम लोगों ने देखो क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये जो कट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कट होने के बाद फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहा है डीएनए का, डीएनए मॉलिक्यूल कट हो जा रहा है, उसमें फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो रहा है। इस फ्रेगमेंट्स को ही जोड़ने में लाइगेस हेल्प करता है। तो लाइगेस क्या करता है, हेल्प्स इन जॉइनिंग ऑफ टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जॉइनिंग में ये हेल्प कर रहा है। अभी ये कैसे हेल्प कर रहा है, हम लोगों ने क्या देखा, जो न्यूक्लिक एसिड उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो लाइगेसेस क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट ligated very easily. That's how ligase help in the ligation of the two DNA fragments or fragments of DNA. एग्जाम्पल कैसा दे सकते हैं हम लोग, डीएनए लाइगेसेस। सो हम लोगों ने देख लिया एंजाइम्स के बारे में, कौन से एंजाइम्स हैं, लाइसिंग एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या क्लीविंग एंजाइम्स एंड लाइगेसेस। और हम लोगों ने जान लिया कैसे वो काम कर रहा है, कैसे ना काम कर रहा है, कैसे वो डिस्कवर हुए थे एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। विद दिस आई एम एंडिंग दिस टुडेस टॉपिक एंड आफ्टर दिस वी विल learn about vectors in the next upcoming class. So
सो बच्चों आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा मैंने क्या पढ़ाया आज. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ. थैंक यू वेरी मच.